अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए वन मैन शो जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, और ये लफ्ज़ सोशल मीडिया पर या किसी सियासी पार्टी के जलसे में इस्तेमाल नहीं हुए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ही 2 सीनियर जजेस ने अपने एक फ़ैसले में लिखे गए इख्तलाफी नोट में तहरीर किए। जजेस के ऐसे अल्फाज के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक तकसीम का जो तासुर था ये गहरा हो गया। हुकूमत इत्तेहाद तो पहले ही मोहतरम चीफ जस्टिस को लेकर सियासी जानिबदारी के इल्ज़ामात लगा चुका है। चीफ जस्टिस के खुद नोटिस और बेंचों की तश्कील के इख्तियारात के गैर मुनसिफाना इस्तेमाल जैसे इल्ज़ामात अब रिकॉर्ड का ये हिस्सा बन गए हैं। सिर्फ यही नहीं, पार्लियामान इनके फैसलों के खिलाफ 2 करारदादें भी मंजूर कर चुकी है। गुज़श्ता चंद सालों की पॉलिटिकल पोलराइजेशन यानी नज़रियात को लेकर सियासी तकसीम ने पार्टियां छोड़ी ना इदारे, हत्ता के मुल्क की आला अदलिया के जजेस भी इस वक्त 2 ग्रुप्स में हमें नज़र आते हैं तकसीम। मगर ऐसा क्या हुआ कि मामलात इस नहज तक पहुंच गए कि जजेस ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपने तासुरात के इजहार को फ़ैसलों का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। ये मामला शुरू हुआ जब तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KPK की असम्बलियाँ महज इसलिए तोड़ी कि 90 रोज़ में तो इलेक्शन हो जाएंगे। इस पर पहले इलेक्शन कमीशन और फिर हुकूमत ने हाथ खड़े किए, तो बात फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। यानी एक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 184 के तहत खुद नोटिस ले लिया और बार बार सियासी पार्टियों को मुज़ाकरात के लिए ज़रिए सोल्यूशन निकालने का वक्त देने के बाद फ़ैसला सुनाया। लेकिन उस फैसले पर आज तक अमल दरामद हुआ बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि हुकूमत पार्लियामेंट को ही इसके सामने ले आई। जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में जारी था तो ऐसे वक्त में हुकूमत एक बिल सामने ले आई जिसके तहत चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की तजवीज़ दी गई। इस बिल की टाइमिंग पर तहरीक इंसाफ और बार काउंसिल ने सवालात उठाए। माहिरीन कहते हैं कि अगर हम रियासती इदारों के सरबराहान दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो मुल्क में पहले से जारी जो एक सियासी पोलराइजेशन है इसमें तो और शिद्दत आ सकती है, जिससे अवाम का इदारों पर जो एतमाद है और मुतज़लज़ल हो सकता है। क्या वाकई बाज़ जजेस को अहम मुकदमात से दूर रखा जाता है? आज मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, जो बहुत खुद भी अहम मुकदमात का हिस्सा रहे हैं, और आज इनका एक जो बयान उसका एक क्लिप बड़ा वायरल है जिसमें उन्होंने कहा कि अदलिया हाई प्रोफाइल केसेस में हमेशा ही कमज़ोर पड़ जाती है। क्या मुल्की निज़ाम चलाने के लिए नज़रिया ज़रूरत इतना ही ताकतवर हो जाता है कि फ़ैसले कहीं और से होने लगे? मैं बात करूंगी, मुझे जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब आपका। जैसा हाल ही में आपकी ने जो एक स्टेटमेंट दी कि हाई प्रोफाइल मुकदमात में लेकर अदलिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे ये तासुर उभरा कि फ़ैसले कहीं और से होते हैं। जो मेरिट की बात की जाती है या जो अदलिया के बाइख्तियार होने की बात की जाती है, आपकी स्टेटमेंट के बाद बहुत ज़्यादा इस पर सवालिया निशान भी उठ गए। खैर, हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं जो एक पोलराइजेशन थी वो सिर्फ सियासत में नहीं, वो हमें अदलिया पे भी नज़र आई, अदलिया भी उसका हमें शिकार नज़र आई। तो ये क्यों इतना ज़्यादा ये तासुर, और ये हमें प्रैक्टिकली नज़र आने लगा है कि अदलिया भी कहीं ना कहीं दबाव का शिकार है? जी, बदकिस्मती से ये हमारी जुडिशरी की बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, और अगर हम आज से पहले तक पीछे देखें तो हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि हमने किसी ताले आज़मा के सामने खड़े होकर किसी तकड़े के ख़िलाफ़ जो है वो कोई जुर्रत पैदा करके कोई फ़ैसला दिया हो। तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को अब ये रियलाइज़ हो जाना चाहिए, और जाहिर है कि हमेशा से पाकिस्तान में फ़ौज और अदलिया का नेक्सस रहा है। जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आए, जब भी अदलिया की आजमाइश का वक्त आया, तो उन तमाम अदवार में जो है अदलिया ने वही किया जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा। तो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, आप वो बात कर रही थी शुरू में चीफ जस्टिस साहब के हवाले से कि वन मैन शो की बात हुई। देखिए, जब तक ये नया कानून जो है वो नाफिज नहीं हो जाता सुप्रीम कोर्ट में, तो चीफ जस्टिस हमेशा से ही वन मैन शो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि अपनी हाई कोर्ट्स, रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में भी वो होते हैं। लेकिन दानिश के तहत चलने वाले चीफ जस्टिस जो है वो अपने साथ इख्तलाफ करने वालों को भी
उतनी इज्जत, उतना ही एतमाद और उतनी अहमियत देते हैं जितने वो अपने लाइक माइंडेड जजेस को देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इसमें ये डिवीजन इतनी विजिबल है और ये इतनी अलार्मिंग है कि बज़ाहिर तो हमें नज़र आता है जी कि किसी फोटो सेशन में या किसी फंक्शन में बड़े हंस रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन उसका अमली मुज़ाहरा जो उनका बुनियादी काम है कि वो मिल के फैसला करें, ये अगर सुप्रीम कोर्ट खुद ये रूल्स अपने बना लेती और जिसमें 184(3) की मार्किंग का सवाल है, फिर उसके लिए तो मैं समझता हूँ कि 184(3) के अगेंस्ट रिव्यू या अपील के लिए मेरी अपनी राय तो यही है कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो ये बदकिस्मती जस्टिस साहब, ये जो इतनी डिवीजन है, आप नहीं समझते इसमें हमारी सियासतदानों का ज़्यादा कसूर है? माजी में आप देखें जो नाहल हुआ उसने सारा मुद्दा डाला सुप्रीम कोर्ट पर। ऑपोजिशन हमेशा खुश होती थी जब वज़ीर आज़म को घर भेजा जाता था, ऑपोजिशन उस वक्त खुश होती थी। नवाज शरीफ को घर भेजा गया, तहरीक इंसाफ खुश हुई, तहरीक इंसाफ घर गई, ये लोग खुश हुए। मतलब कि हमारी सियासी जमातों के हक़ में जो फैसले आ जाएं उनके लिए अदलिया अजीम हो जाती है, जिनके खिलाफ फैसले आ जाएं उनके लिए जो है ना वो अदलिया बहुत ज़्यादा जानिबदार हो जाती है। और आपने ताले आज़मा की बात की, इसमें भी हमारे क्या सियासतदानों का कसूर नहीं है? हमारे ताले आज़मा को ताकत किसने फराहम की? क्या उन लोगों ने फराहम नहीं की जिन्होंने हमेशा उनका कंधा इस्तेमाल करके सियासत तक आना चाहा, वज़ीर आज़म बनना चाहा, अपने काम लेना चाहे? तो आपको नहीं लगता इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं नहीं बल्कि हर तरह से हमारे सियासतदानों का कसूर है? देखिए, इसमें किसी की खुशी या नाराजगी का तो अवसर कम से कम अदलिया के सामने तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ। हमारे कहा जाता है कि आसमान गिरता है तो गिर जाए, हमें बहरहाल इंसाफ ही करना है। अदलिया को अपना घर देखना है कि आया उन्होंने जो फैसला किया जिसकी वजह से एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ना पड़ा, एक प्राइम मिनिस्टर की असेंबली जो है वो डिज़ाल्व हुई, वो बहाल नहीं हुई, दूसरे प्राइम मिनिस्टर की असेंबली डिज़ाल्व हुई, वो बहाल हो गई। ये मैंने पहले भी आपको कहा कि एक चेकर्ड हिस्ट्री। अब ये देखें, जो पनामा के केस से ऑनवर्ड हमारी जो कभी वो ग्रेजुअल डिक्लाइन था ना, वो पनामा केस की जजमेंट के बाद वो इतना ज़्यादा स्पीड अप हो गया हमारा डिक्लाइन, हमारी अपनी मॉरल वैल्यूज़ हो गई, हमारे अंदर डिवीजन बढ़ गई, हमारे अंदर मुदाखलत बढ़ गई, ये सारी चीज़ें हुई हैं। और सियासी पार्टियों, देखें जी, सियासी पार्टियों के तो अपने सियासी मकासद होते हैं, लेकिन अदलिया के सियासी मकासद नहीं होने चाहिए, और ना ही अदलिया को किसी सियासी शख्सियत के लिए या किसी फौजी आमर के लिए अपना कंधा पेश करना चाहिए। तो आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहली के लिए उस वक्त की अदलिया को इस्तेमाल किया गया? पनामा में तो उनकी नाअहली नहीं थी, उनकी तो नाअहली अकामा में थी। तो आप ये समझते हैं कि उस फैसले के ज़रिए नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई? 100% देखें, ये उस वक्त की बात है जब जुडिशरी और उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान नेक्सस जो था, या वो लव अफेयर जो था, या रोमांस जो था, वो अपनी पीक पर था। और इसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और प्यूनी जज आसफ सईद खोसा, इधर से जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद, ये चार जो लोग थे, इन्होंने सारा इस पूरी एक कंस्पायरेसी हैश की, और उसका ऑब्वियसली बेनिफिशियरी जो थे साहब थे, और इसलिए वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये तो मेरा ख्याल है कि अब ये तो ऐसी बात हो चुकी है कि अब देखें, जस्टिस मुनीर ने क्या जजमेंट दी मौलवी तमीजुद्दीन के, वो आज के हो सकता है लॉयर्स को भी ना पता हो, लेकिन पनामा से अकामा निकाल कर जो फैसला दिया, वो आजकल का एक हॉकर जो है या कॉलेज स्कूल का स्टूडेंट है, उसको भी पता चल गया है कि ये इसमें हुआ क्या है। तो इसलिए ये दौर जो है, इसमें आप तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजना अदम एतमाद के जरिए, बज़ाहिर तो अदम एतमाद था, इसके पीछे भी कॉन्स्पिरेसी थी, इसके पीछे भी कुछ खास मकासद थे? देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकता। एटलीस्ट 29 नवंबर 2022 तक तो जो चीज़ें थी उनको रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब बड़ा कैंडिडली इस चीज़ को वो आप कंसीड भी करते हैं कि वो इन मामलात में मुदाखलत करते थे, कभी फैज़ हमीद के ज़रिए, कभी किसी और के ज़रिए। तो मैं इस कम अज़ कम इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा आपके सामने कि
ये इस तरह ना हुआ होगा। सही। तो अब नवाज शरीफ की वापसी आपको लगता है कि इतनी आसान है? जो तरमीम की गई है, जिस तरह ताहयात नहली को ख़त्म करके 5 साल की गई है, अभी भी जाहिर है उनकी सज़ाएं तो बाकी हैं, उनकी वापसी में कौन सी कानूनी रुकावटें आ सकती हैं या उनका आना बहुत आसान साफ शफाफ हो गया है? देखिए, वापसी पे तो कोई रुकावट नहीं है। उनका नाम कोई क्या कहते हैं, ECL में नहीं है। ऑफ कोर्स वापस वो आ सकते हैं, लेकिन उस सूरत में वो आना चाहते हैं जब उन्हें जेल ना जाना पड़े। वापस आने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जाहिर है ही हैज टू सरेंडर हिमसेल्फ बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जहां से उनको बेल हुई और फिर वहां कोर्ट की एक परमिशन के साथ वो बज़ाहिर इलाज के लिए गए। अब ये जाहिर है कि जहां तक उस जजमेंट का सवाल है जिसके जरिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, देखिए उस जजमेंट को रिविजिट होना है। आज हो, कल हो, परसों हो, किसी और केस की समाअत के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट अगर, लेकिन वो नजरे सानी की दरखास्त तो पहले ही वो अपना उनको मौका मिल चुका और वो भी मुस्तरद हो चुकी है। नजरसानी की यहाँ पे बात नहीं है। बात मैं आपसे जो कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे लॉ में एक ये होता है कि अगर मसलन किसी और केस की समाअत कर रहे हैं और उसमें केस की जजमेंट का रेफरेंस आता है, तो वो अगर बेंच उतना है या उससे बड़ा है जिसने वो पानामा जजमेंट सुनी, तो उसको रेफरेंस जब उसका आता है तो उसके ऊपर वो कोर्ट ऑब्जर्व कर सकती है और उसको रिविजिट करने का फैसला कर सकती है। अगर वो फैसला रिविजिट हो जाए तो फिर तो सारी चीज़ें ही जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट वो ख़त्म हो जाती हैं। ये जो किया गया है, लॉ बनाया गया है 5 साल वाला, इसमें मेरी राय है, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी राय है कि F1 में जब तक आप टाइम फ्रेम प्रोवाइड नहीं करेंगे उस वक्त तक इसका बेनिफिट शायद मियां साहब को और जहांगीर तरीन साहब को ना हो सके। ये मेरी राय है। सर, इसको ज़रा थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए कि क्यों ना हो सके, क्योंकि तासुर तो यही है कि ये जितनी भी कानून साजी हुई है हो ही इस पर्सन स्पेसिफिक इसको कहा जा रहा है ना। नवाज शरीफ को फ़ायदा पहुंचेगा, तरीन साहब को पहुंचेगा। सिंपल इनेक्टमेंट जो है ना, सिंपल इनेक्टमेंट किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को नेगेट नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमने कोई कॉमा, सेमी कोलन, फुल स्टॉप, ये वो भी आगे पीछे करना हो या ऐड करना हो, तो उसके लिए हमें जो है वो अमेंडमेंट ही करनी पड़ती है। अब चूंकि उस आर्टिकल 51F में एक लेके आनी है चीज, क्योंकि आज तक उसमें ये लाइफ टाइम भी नहीं है, ये अपनी हकीकत है। लेकिन अगेन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट उसको एक इंटरप्रेट कर चुकी है, इसलिए मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट उस जजमेंट को रिविजिट कर लेती है तो फिर इस कानून की भी जरूरत नहीं रहती और फिर वो सारा सुप्रीम कोर्ट उसी जजमेंट के जरिए कर लेती है। एक फैसले में एक बेंच ने जो फैसला दिया जिसमें नवाज शरीफ को सज़ा हुई, दूसरा बेंच बैठ के अगर उसको रिविजिट करता है, तो ऐसे में इन फैसलों की फिर क्या अहमियत रह जाएगी? फिर तो एतमाद का जो एक रिश्ता है अवाम में और ताकत में, ये जो तवाज़ुन बिगड़ेगा नहीं कि अपने ही फैसलों को आप जो है ना वो अंडू कर रहे हैं, ये नज़रिया ज़रूरत नहीं, इसको हम कह सकते। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है, इसलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि किसी मौका पर कोई एक ज्यादती हो गई है किसी दबाव के नतीजे में किसी और वजह से, तो सुप्रीम कोर्ट वो समझे कि ये जो जजमेंट है जो हमारे उसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर है, ये जो बेसिक हमारा ऑर्गेनिक लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके प्रोविजंस और उसके आर्टिकल्स के अगेंस्ट है और सेट जो प्रेसिडेंट है हमारी उसके अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो अपनी गलती को दुरुस्त कर सके। तो ऐसा क्या तरीक़ाकार है कि आइंदा किसी दबाव में आकर गलती नहीं होगी? इस चीज़ की क्या गारंटी है? पहली गलती को तो आप दुरुस्त कर लेंगे, लेकिन मुस्तकबिल का में भी तो इस चीज़ का रास्ता रुकना चाहिए ना जस्टिस साहब। देखिए, इसका रास्ता स्वाय जुडिशरी के और कोई नहीं रोक सकता। आप भले जितनी मर्जी कानून साजी कर लें, आप जितने मर्जी जो है उसमें वो चीज़ें लेके आ जाएं, जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद नहीं चाहेगी तो कोई उसके मामलात में मुदाखलत नहीं रुकेगी और वो कंप्रोमाइज होते रहेंगे।
अलबत्ता ये है कि जब आप सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं और फिर एडहेयर करते हैं जो कुछ आपने खुद तय किया हुआ है, तो फिर जो है वो करना मुश्किल हो जाती है। सही। 9 मई के वाकयात को लेकर जो एक पटिशन गई है सुप्रीम कोर्ट में, ओन चौधरी साहब लेकर गए हैं तहरीक इंसाफ को पर पाबंदी लगवाने के लिए। क्या ये पाबंदी लगाना इतना आसान है? सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा सकती है तहरीक इंसाफ पर? मेरा तो नहीं ख्याल कि इस पिटीशन के जरिए तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लग सकती है। हाँ, अलबत्ता कोई अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई रेफरेंस भेजे सुप्रीम कोर्ट के पास जो कानून के मुताबिक हो, तो उसमें तो जरूर हो सकता है। ये तो मेरा ख्याल है कि मैं समझता हूँ कि फजूल सी एक्सरसाइज की गई है। सही। एक आखिरी सवाल, जैसे साहब जो इस वक्त हमारी अदलिया में जो तकसीम का एक तासुर है, तासुर नहीं, अब कुछ चीज़ें बड़ी खुलकर भी सामने आ गई हैं, इसको ख़त्म कैसे करना चाहिए? ये ख़त्म कैसे होगा? देखिए, ये तासुर नहीं है, ये एक हकीकत है। और सीधी सी बात है, सबसे बड़ा धोखा वो होता है जो बंदा अपने आप को दे। अगर हम ये कहें कि तकसीम नहीं है तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे दरमियान तकसीम नहीं है, वो भी सबको धोखा दे रहे हैं। इसलिए देखें, इसी तरह तासुर अब एक फेज जो है वो 16 सितंबर को खत्म हो रहा है मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जी, और हम ये तवक्को कर रहे हैं कि जो नॉमिनी चीफ जस्टिस हैं मोहतरम काजी फायज ईसा साहब, वो जिन चीज़ों को खुद फील करते रहे, जिस तरह की दौर से उनको गुजारा गया, जिस तरह की उनके साथ उनके मुताबिक डिस्क्रिमिनेशन होती रही, तो वो इन सारी चीज़ों को मेक श्योर करेंगे कि ये उनके सीनियर प्यूनी जज के साथ या बाकी जजेस के साथ ना हो। और मेरा ख्याल है कि अगर वंस थिंग्स आर स्ट्रीमलाइन, फिर ये तवक्को कर सकते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी साहब मेरे साथ थे। आपका मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से निकलने वाली एक जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी PTI के ख़िलाफ़ ही मोर्चाज़न हो गई है। जी हाँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी मंजरनामे से मुकम्मल माइनस करने और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लिया है। क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तहरीक इंसाफ के जो बचे कुछ रहनुमा रह गए हैं, ये जो पार्टी के लोग बच गए हैं, क्या ऐसे उनको अपने साथ मिलाना चाहती है? अपनी पटिशन में ओन चौधरी ने रियासत और कौमी इदारों के ख़िलाफ़ PTI की सरगर्मियों की क़यादत के TV इंटरव्यूज़ और रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया पोस्टों के शवाहिद की एक फ़हरिस्त भी दी है और अदालत से ये इस्तदा की है कि PTI की सियासी सरगर्मियाँ गैर आइनी और मुल्की सलामती के लिए ख़तरा है, लिहाजा इस जमात को तहलील करके इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब सवाल ये है कि PTI पर पाबंदी का ये जो ख्वाब है, ये सिर्फ ओन चौधरी का है या पूरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी यही चाहती है? सवाल ये भी है कि क्या ऐसे वाक़यात को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात पर पाबंदी लगवाने की कोशिश करना ठीक है? क्या ऐसे ये रवैये ठीक हैं सियासी जमातों पर पाबंदियाँ लगवाना? क्या मुल्क में सियासी पोलराइजेशन अपनी इंतहाओं को पहुँच चुकी है, जहाँ सियासी जमातें अब एक दूसरे का मुकाबला करने के बजाय एक दूसरे को बिल्कुल ही मंजर से उठाकर बाहर फेंकना चाहती हैं? क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी सियासी अदम बर्दाश्त के कल्चर को परवान चढ़ाने जा रही है? क्या इस माहौल में जमहूरियत और मुल्क आगे बढ़ सकते हैं? दूसरी बात ये कि आइंदा आम इंतखाबात में जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, क्या इसने पंजाब में किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद करने के बजाय ख़ुद अपनी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया है? पार्टी अभी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई है, ना पार्टी मंशूर सामने आया है, मगर दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये पार्टी सियासी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट के बग़ैर आम इंतखाबात में कामयाब हो पाएगी? कौन सा बयानिया लेकर ये आवाम के पास जाएंगे? आवाम इन्हें वोट देंगे? किस चीज़ का इन्हें इंतज़ार है? कौन सी जादू की छड़ी काम दिखाएगी? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हैं, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, जो जमहूरी
रवैये होते हैं उसमें सियासतदान एक ही बात किया करते हैं कि इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगना किसी मसले का हल नहीं है। क्यों आप लोग चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ पर बिल्कुल पाबंदी लगाकर और उन्हें बिल्कुल मंजर से जो है ना वो आउट कर दिया जाए? ये सिर्फ ओन चौधरी की ख्वाहिश है या पूरी आपकी पार्टी की ख्वाहिश रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाजिया, बड़ी अच्छी बात आपने की कि जमहूरी सोच ये तकाजा करती है कि तमाम जो सियासत के मैदान के खिलाड़ी हैं उनको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले, लेकिन आप ख़ुद ही इस चीज़ की गवाह भी हैं और आपकी नज़रों के सामने वो तमाम मनाज़र भी रहे हैं जिसके अंदर जो है वो एक सियासी जमात जो है उसने सियासत की आड़ में जिस तरह कौमी अदारों की बेतुकीरी की है, जिस तरह से कौमी असासों को तहस नहस किया है, और 9 मई के दिन जिस तरह शहदा को उन्होंने ना सिर्फ उन फैमिलीज़ की बेहुरमती करके उनके सामने शहदा की उनकी दिल आज़ारी की है, बल्कि उन्होंने एक मुसलसल बयानिया जो कौमी सलामती के अदारों के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान की असास के ख़िलाफ़ है, जो पाकिस्तान के नज़रिए को चैलेंज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की शनाख्त को और उसके वजूद को मिटाने के लिए सरगर्म अमल है, तो वो अफराद या वो शख्सियात जो हैं उनका सियासत का अमल जो है वो मशकूक बन जाता है। डॉक्टर साहिबा, रही जहाँ तक आपकी 9 मई के वाक़यात की बात है, उसको कोई भी ज़ीशा और इंसान सपोर्ट नहीं करता, ना करना चाहिए, ना कर सकता है। रही बात जो लोग इसमें मुलविस हैं, तो इदारे रियासत अपना काम कर रही है, लोगों को पकड़ा भी हुआ है, लोगों को सजाएं भी हो रही हैं, फिर मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात हो रही है, तो रियासत को आप लोग अपना काम करने दें। ये जो आप लोग पटिशन लेकर सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त लेकर पहुंच गए हैं, ये एक ज़ाती ख्वाहिश पर मबनी लगता है कि कल को किसी को एक पार्टी पसंद नहीं आती है, उसकी मुखालिफ पार्टी है, कल को ये आपके साथ भी हो सकता है, कल को किसी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोगों के चेहरे नहीं पसंद, उनकी एक्टिविटीज़ नहीं पसंद, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं है कि वो सियासी मैदान में खेलें, आप लोगों के साथ ही हो सकता है, ये पीपल्स पार्टी के साथ हो सकता है, ये नून लीग के साथ हो सकता है। हमारे पास माजी में बड़ी ऐसी मिसालें हैं जो पार्टियों ने किया और मुस्तकबिल में उनको भुगतना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग इसकी जिंदा मिसाल है। तो क्यों आप लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कल को आपके भी गले पड़ सकता है? ये आपने अपने ही सवाल में उसका जवाब भी दे दिया है कि शाजिया, अगर हमारी ये स्याहकारियाँ होंगी, अगर एज आ सियासी जमात हम ये काले करतूत करेंगे और अगर हम रियासत जो माँ के जैसी है उस पे चढ़ाई करेंगे, जलाओ गिराव करेंगे और कौमी असासों को नुकसान पहुँचाएँगे, तो हमारे ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। हर उस जमात पे लगनी चाहिए जो पाकिस्तान के वक़ार, तशख़्ख़ुस और पाकिस्तान की कौमी सलामती को दाव पे लगाए। रही बात ये कि कोई किसी शख्स का पहली दफ़ा से उठाया गया कदम नहीं है। आप मुझे बताएं कि वो कौन से हालात थे, वो क्या सूरत हाल थी, वो क्या ग्राउंड रियलिटीज़ थी जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका निशान तलवार था, तो उससे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने जन्म लिया और निशान जो है वो तीर आया। ये क्या आपको वो माजी भूल चुका है? फिर उसके बाद आप ताज़ा मिसाल, अगर आप उस वक्त नहीं थी उस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, ग्रूमिंग या ओरिएंटेशन नहीं थी, तो अभी ताज़ा आपके सामने अल्ताफ़ हुसैन जो पॉपुलैरिटी का चैम्पियन था, तो जो हमारी MQM थी, उसका जो हशर हुआ, जो जब उसने एक इशारे पे कराची को बंद कराना और अपनी पॉपुलैरिटी के झंडे गाड़ना, वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन जब उन्होंने पाकिस्तान की शनाख्त को, पाकिस्तान के नज़रिए को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के कौमी मफादात को चैलेंज किया, जिस तरह यहाँ पर मुस्लिम लीग से काफ लीग निकली, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी वही कुछ हो रहा है। अगर इतना ही आप लोग चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ का नामो निशान ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि उसने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया, बिल्कुल पहुंचाया है 9 मई के वाक़यात के बाद, बिल्कुल हमारी भी ये सोच है, तो फिर आप लोगों को तहरीक इंसाफ के लोगों को वेलकम क्यों आप लोग कर रहे हैं? आप लोगों को नहीं करना चाहिए। फिर आप लोगों को
ये दावे नहीं करने चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के और लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, वही तहरीक इंसाफ के लोग आप लोगों की पार्टी में आके ड्राई क्लीन कैसे हो जाएंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और मुझे उस पर बात करने का मौका दें। देखिए, बात ये है कि तहरीक इंसाफ एक प्लेटफार्म है, तहरीक इंसाफ एक फोरम है। तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो एडअप होते रहे और फिर उसके अंदर से लोग माइनस भी हुए। अब इस सिचुएशन में 9 मई के बाद 2 तरह के किरदार पीटीआई के अंदर आपको नज़र आएंगे। एक वो किरदार हैं जिन्होंने उस पूरे माइंडसेट की आबियारी की, उन्होंने पूरा वहाँ ज़मान पार्क में बैठ के उस जहरआलूद प्रोपोगंडे को जो है वो नौजवानों के ज़हनों में डाला और एक प्रोसेस के तहत वो क्राइम पार्टनर बने और उस पूरे अमल के अंदर हिस्सेदार रहे और वो पीटीआई के अंदर थे। वो पूरे का पूरा एक जत्था कह लें, एक खान साहब के इर्द गिर्द वो यरगमाली टोला कह रहे हैं, पावर्टी को हाईजैक करके इस किस्म के वाकयात को जन्म देने वाला माइंडसेट। ज़मान पार्क में कौन-कौन बैठता था, कौन भी थे जो पार्टी के ज़मान पार्क में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीब कौन था, कौन जाकर बैठता था, हमें सब, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन वही लोग जब बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ को खुदाफिज कह रहे हैं, वो लोग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर आप लोगों के सामने आ रहे हैं। ये क्या वजह है? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यही वो परसेप्शन है जो रियलिटी से मुख्तलिफ है और परसेप्शन पे आप ना प्रोग्राम करें, आप रियलिटी को देखें। रियलिटी ये है कि वो लोग जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, गिराव जलाओ का हिस्सा रहे हैं, जो 4 SOPs बनाए हैं, उन्होंने TOR सेट किए हैं किसी शख्स को भी उस वाक़यात के साथ अलाइन करने के लिए, अगर वो उस TOR और SOPs का हिस्सा है तो किसी सूरत भी IPP ऐसे लोगों की ना सरपरस्ती करेगी और ना उन लोगों को ओन करेगी। अब उस जमात के अंदर जो बैठे लोग हैं जिनकी आवाज़ जो है वो के कानों तक पहुंचती थी लेकिन उनको वो सुनाई नहीं देते थे क्योंकि उनकी मर्ज़ी का बयानिया नहीं बता रहे होते थे, और वो लोग जो उनके इर्द गिर्द थे वो उनको वो तमाम मनफी सोच के साथ जुड़ा एक जहरआलूद प्रोपोगंडा दे के उनके मनपसंद टोले के अंदर उनके नवरत्न बन गए थे। उनको आप एक पलड़े में ना तोलें, उन दोनों का जो किया है वो डिफरेंट है। एक है कि कोई पार्टनरशिप में जाके उसने ये एज अ क्राइम पार्टनर ये सारा क्राइम ऑफेंस किया है, दूसरा ये है कि उस जमात के अंदर वो एक साइलेंट ऑब्जर्वर रहा, उसने अपनी राय दी लेकिन उसकी राय नहीं सुनी गई और वो उस सिस्टम का विक्टिम बन गया, वो उस जमात का विक्टिम बन गया। जो पीटीआई के माइंडसेट के विक्टिम है, उस इंतहा पसंद सोच के जो विक्टिम है, हम उनको आवाज़ दे रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, हम उनको अपने साथ खड़े कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक नई सियासत और एक नया कल्चर पॉलिटिकल लैंडस्केप पे जन्म लेने जा रहा है। और हमें खुशी है कि हमारे वो साथी जो पाकिस्तान को बदलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने थे, जो पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स के लिए जदोजहद करने आए थे, जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होता देखना चाहते थे, उनकी हसरत भरी निगाहें जो हैं अपनी हुकूमत के अंदर भी वो सब कुछ ना देख सकी। और जो हमने कमिट किया, हम अपने मैनिफेस्टो पे एक किसी हिस्से पे भी अमल नहीं करा सके, तो उन मायूस लोगों को हम इकट्ठा करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एज एन एसेट यूटिलाइज करना चाहते हैं। आप लोग तहरीके इंसाफ सियासत के मैदान में आप लोग तहरीके इंसाफ को बिल्कुल आउट देखना चाहते हैं। IMF बशमूल तहरीके इंसाफ सारी सियासी जमातों से IMF का वफ्द मिल रहा है, उनसे जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है उसके बारे में बात कर रहा है, यकीन दहानियाँ मांगी जा रही हैं, सियासी इस्तेहकाम की बात हो रही है। इंटरनेशनल इदारे जब एक पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लोग कैसे एक पार्टी को ख़त्म करने के बारे में सोच सकते हैं या उसको तहलील करने के बारे में? या जी, पहली बात ये है शाजिया, पहली बात ये है कि इस मुल्क का फ़ैसला इस मुल्क के अवाम ने करना है, इस मुल्क के अदारों ने करना है। इंटरनेशनल अदारों के हाथ में कठपुतली बन के जिस तरह पीटीआई खेलती रही है
और जिस तरह से वो उनके इशारों पे नाचते हुए पाकिस्तान के अदारों की बेतुकीरी करती रही है, तो उन अदारों की हैसियत और उन अदारों का जो रोल है वो हमारी नज़र में उतना अहम नहीं है जितना तो पाकिस्तान की डॉक्टर साहिबा उस सारे दौर में जितना अरसा आप वजीर रही, तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही, जो नुकसान पहुंचाया, हम कठपुतली बने रहे, इन इदारों के हाथों में अवाम को नुकसान पहुंचाया, क्या फिर उतने अपने उस अरसे के लिए आप इस कौम से माफ़ी मांगती हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि अगर मैं उस सिस्टम को चैलेंज ना किया होता और उनके साथ खड़े होके वो सब कुछ आंखें बंद करके अपने मफाद के लिए देखती रहती, बोलती ना, या उसको रोकने के लिए कुलाए अमल और हिकमत अमली ना देती, तो वो मैं एंड तक उसी टीम के साथ खड़ी नज़र आती। जब मैंने उसको रजिस्ट इसलिए किया कि जो मैं देख रही थी वो पाकिस्तान नहीं था जिसके लिए हम PTI का हिस्सा बने थे, और ना वो थे जिनको हम हीरो मान के एक सादक और अमीन के लबादे में वहाँ पाकिस्तान को बदलने के लिए निकले थे। हम सियासत के अंदर, मैं जब आई हूँ तो मैं ना रोज़गार के लिए आई हूँ ना कारोबार के लिए आई हूँ। इस मुल्क के अवाम को जो एक तरक्की याफ्ता बेहतर खुशहाल पाकिस्तान है उस ख्वाब की तबीर के लिए आई हूँ। और अगर वो लीडर नारे लगाए कि मैं तबीर दूंगा तो ये को मेरा जुर्म तो नहीं है कि मैं उसके साथ जाके खड़ी हूँ। और जब मैंने देख लिया कि वो सिर्फ नाराबाजी और दसो सज्जी ते मारो खब्बी। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मेरे साथ ही। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हज की अदायगी के लिए चंद दिन के लिए सऊदीया क्या गए कि हुकूमत के तो वारे न्यारे हो गए। इस मौके को गनीमत जानते हुए हुक्मरान इत्तेहाद ने ऐसे लॉस पास कर लिए जिसके रास्ते में लग रहा था कि अगर कोई रुकावट है तो आरिफ अलवी साहब हैं। पहले कायम मकाम सदर सादिक संजरानी साहब ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत किए जिसके तहत हुकूमत ने तायात नाअहली का किस्सा वो भी ख़त्म कर दिया, जिसका नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा और आइंदा इलेक्शन के लिए भी ज़ाहिर है वो अहल हो जाएंगे। उसके बाद 3 रोज़ पहले ही हुकूमत अचानक से ही नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ले आई जिसे चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बतौर सदर हंगामी बुनियादों पर जारी कर दिया। लग रहा था कि ऐसा उजलत में किया गया है, जिसके बाद अभी सवाल उठ रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद हुकूमत में आने से पहले तो नैब को ताले लगाने की बात करता था, पीपल्स पार्टी ये बात करती थी, जरदारी साहब ये बात करते थे कि नैब और मईशत साथ नहीं चल सकते, नैब और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। तो अब दोबारा से फिर क्यों हमारी जो सियासी जमातें हैं ये दोबारा से नैब को इतना बाख्तियार बना रहे हैं? अभी पिछले साल ही तो नैब में तरमीम हुई थी और बाख्तियार भी ऐसा किया कि चेयरमैन नैब को किसी के भी खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार दे दिया। क्या PDM हुकूमत भी साबका हुकूमत के नक्शे कदम पर चलते हुए नैब को अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करने जा रही है? हालिया नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर्सन स्पेसिफिक होने यानी खासकर चेयरमैन PTI को टारगेट करने जैसे इस पर इल्ज़ामात लग रहे हैं कि शायद ये चेयरमैन PTI को ही साइडलाइन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। क्या वाकई हुकूमत ने इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए किसी एक सियासी शख्सियत को घेरे में लेने के लिए नैब का ये शिकंजा तैयार किया है? नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अगर हम नज़र डालें तो पता चलता है कि हुकूमत ने नैब चेयरमैन को मज़ीद पावरफुल कर दिया है। नए ऑर्डिनेंस के तहत किसी को फ़ायदा देकर गिफ्ट्स लेने को जुर्म समझा जाएगा। चेयरमैन नैब को ज़ेर तफ्तीश किसी भी मुकदमे में किसी भी फ़र्द को वादा माफ़ गवाह बनाने का इख्तियार दिया गया है। अगर गवाह कोई बात छुपाएगा तो इसकी माफ़ी मनसूख कर दी जाएगी। यही वो पॉइंट्स हैं जिस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं कि पहले आपने 90 से 14 दिन का रिमांड किया, अब 14 से आप लोगों ने 30 दिन का रिमांड कर दिया है। हुकूमत या नैब की नज़र में रिश्वत देने और रिश्वत लेने वाला बराबर क्यों नहीं है? ये शेख अल कादिर ट्रस्ट के मुकदमे में इस्तेमाल होने का कवी इम्कान है क्योंकि इसमें ज़मीन देने वाली शख्सियात को वादा माफ़ गवाह बनाया जा सकता है और लेने वाले को मुलजिम बनाया जा सकता है। इसके साथ नैब को इंक्वायरी के दौरान मुलजिम की गिरफ्तारी और मुलजिम को 14 रोज़ की बजाय 30 दिन तक हिरासत में रखने का ये भी इख्तियार दिया गया है। नाज़रीन, एक तरफ PDM हुकूमत नई कानून साजी करके PTI की ज़ाहिर नाकाबंदी कर रही है, रास्ता रोक रही है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को सियासी मैदान से मुकम्मल आउट करने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं, जिसकी हालिया झलक हमने अभी देखी है, गिलगित बल्तिस्तान में देखी है।
वज़ीर आला के इंतखाब पर देखी जा सकती है। यानी यहाँ पर भी अक्सरियत की अक़लियत में बदल कर अपनी हुकूमत बनाई जाएगी क्या गिलगित बल्तिस्तान में भी इत्तेहादी हुकूमत आज़ाद कश्मीर और मेयर कराची की तरह ही एपिसोड रिपीट होने जा रही है? आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सरियत होने के बावजूद अपना वज़ीर आज़म नहीं ला सकी और कराची में जमात इस्लामी और PTI का इत्तेहाद कम सीटों वाले मुर्तज़ा वहाब को मेयर बनने से नहीं रोक सका। क्या यही खेल अब गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे ही खेला जाएगा, जहां 33 के ऐवान में PTI के 20 वोट हैं जबकि पीपल्स पार्टी नून लीग के 9 वोट हैं, बाकी 4 वोट दूसरी जमातों और आज़ाद अरकान के हैं। PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है ये ताकत के ज़ोर पर हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश कर रहा है। क्यों हम अपने माजी से सबक नहीं सीखते हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर आज़म के मुशीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपका। कायरा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि नैब कवानीन में एक बार फिर से इतनी उजलत में तब्दीलियां करने की ज़रूरत क्यों पेश आई सर? पहले नैब का जो रिमांड था 90 रोज़ से 14 रोज़ की आप 14 से 30 कर दिया। पहले था कि दौराने आप तफ्तीश जो है वो गिरफ्तार आप करेंगे, लेकिन अब आप जो है ना वो जब चाहें गिरफ्तार कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आप बंदा जो है वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा है, इतना इख्तियार दे रहे हैं आप चेयरमैन नैब को सर। बहुत शुक्रिया। पहली गुजारिश तो ये है कि नैब कवानीन के बारे में हमारे ख्यालात में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आ गया। हमने बिलाशुबा नैब कवानीन में तरमीम की और उसमें ये तरमीम क्योंकि हमारे खिलाफ बड़ी बदरत में इस्तेमाल हुई, बाकी लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल हुई कि किसी को भी, इसके 3 मरहले होते हैं। एक मरहला नैब के कवानीन में ये है कि पहले इन्वेस्टिगेशन होती है और इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई चीज निकलती है तो फिर उसकी इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी के बाद उसकी फर्दर जो आके ट्रायल होता है। ये बाकी जराइम में ऐसा नहीं होता, बाकी इश्यूज में ऐसा नहीं होता। और चेयरमैन नैब के पास ये इख्तियार था कि वो किसी को पहले गिरफ्तार करते 90 दिन के लिए वो गिरफ्तार कर लेते थे, उसके बाद उस पर केस रजिस्टर होता था, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होती थी और फिर फिजिकल रिमांड लेके उसकी इंक्वायरी होती थी और 2-2 साल तक लोगों को अपनी कस्टडी में रखा जाता था। उसको करेक्ट किया गया। अब प्रैक्टिस के साथ क्या हुआ? प्रैक्टिस के बाद पता चला कि ये जो हमने 14 दिन का रिमांड, तो क्योंकि मुल्क के अंदर पहले से मौजूद क्रिमिनल लॉ के तहत 14 दिन का रिमांड मौजूद वही रखा गया। लेकिन एक उसमें प्रैक्टिस से ये पता चला कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन में नैब ने ये जो भी इदारा आपने खड़ा किया हुआ है मुल्क के अंदर मौजूद है, उसने कहा गवर्नमेंट को कि जी हम अगर हम किसी के बंदे को 1 दफा 2 दफा 4 दफा 10 दफा बुलाते हैं और वो नहीं आता, तो हमारे पास तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि हम उसको जरूर इस बात पे मजबूर करें कि आपके आके इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल तो हो। अगर वो नहीं होता तो आप अगले मरहले तक, क्योंकि कानून ये था कि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे आप उसका रिमांड नहीं ले सकते, आप उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होता तो कोई कोर्ट एक्शन नहीं हो सकता। वो 6 महीने नहीं आता, वो साल नहीं आता, वो सारी जिंदगी नहीं आता, तो अगली स्टेज जो इंक्वायरी की है वो नहीं आएगी और वो बंदा आजाद फिरता रहेगा। वो गुनहगार है या नहीं है, ये बात का इशू है। अब इसको क्या करना चाहिए इस पे? अगर आपको नैब कहता है कि जी हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है और अब हम अगर इसी तरह चलना है तो फिर ये तो फायदा को नहीं। आप हमें ये तो दें कि बार बार बुलाने पे 2 दफा 4 दफा 5 दफा नोटिस देने के बावजूद अगर वो बंदा नहीं आता तो हम उसको गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तब्दीलियां की आपने जो उज़र दिया, सुन लेना। एक मिनट इस तरह नहीं मेरी बात। जी अर्ज ये है कि अगर पहले तो था अनकंडीशनल कि आप अपनी मर्जी से वारंट जारी करें, बंदे को पकड़े, 90 दिन अपने पास रखें, उसके बाद उसको प्रोड्यूस करें और प्रोड्यूस करके फिर उसको इंक्वायरी के स्टेज पे उसका फिजिकल रिमांड ले लें। ठीक है, हमने सिर्फ इतना गुनाह कर दिया कि नैब ने कहा जी कि बहुत सारे गुनाहगार लोग ऐसे हैं या ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज है या इन्वेस्टिगेशन स्टेज है, वो नहीं आते, तो हम क्या करें? हमारे पास तो कोई जरिया नहीं है। अब आप फरमाइए जरा कि अगर एक बंदा, मैं हूं, कमर ज़मान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी है, मुझ पे इल्जाम है, सच्चा है झूठा है ये तो बाद में फैसला होगा, तो मैं नहीं आता,
1 दफा, 2 दफा, 4 दफा, 10 दफा, तो क्या करना चाहिए? मुझे साहयात ये इजाजत देनी चाहिए, फिर तो मैं कानून से बालातर हो गया ना, फिर इस कानून की जरूरत ही नहीं है। चलें ठीक है, हमने सिर्फ ये जो गुनाह आप बकौल आपके जो गुनाह कर दिया आपने, ये आरिफ अलवी साहब का इंतजार कर लेते, ये गुनाह आरिफ अलवी साहब से करा लेते। गुजारिश ये है कि आरिफ अलवी साहब से करा लेते। अगर अब हमने क्या किया, ये जो इस वक्त मुल्क के अंदर सदर मौजूद है उसके साथ हो गया, उनसे कराया गया, और ये इससे पहले भी होता रहा कि उनसे ऑर्डिनेंस पास होते रहे। सदर आरिफ अलवी क्या करते? सदर आरिफ अलवी होते तो ज्यादा से ज्यादा यही था कि 14 दिन उसको नाम पास करते, और 14 दिन के बाद ये फिर एक्ट बन जाता ना, फिर ऑर्डिनेंस जारी हो जाता, फिर वो ना भी एग्री करते तो जारी हो जाता, तो 14 दिन का क्या को क़यामत आ जाती। ये बिल्कुल गलत परसेप्शन है। सवाल ये है कि ये परसों सेशन शुरू हो जाएगा सेनेट का, हाँ। जब ये कल शुरू होता है तो ये फौरी तौर पे सेशन में ले होना है। इन शराइत के साथ इसको अलाउ किया गया। अच्छा, ये जो चेयरमैन नैब को जो इख्तियार दिए कि वो वादा माफ गवाह जिसको समझे वो बना सकते हैं, तो ये भी कहा समझे पे नहीं होता जी, जिसको समझे पे नहीं है। सवाल ये है, मुल्क के अंदर इस वक्त ऑलरेडी जो हमारा क्रिमिनल लॉ है उसके तहत भी अगर एक अप्रूवर बनता है, और खास तौर पे जब पैसे के खेल में या वाइट कॉलर क्राइम में अगर कोई बंदा अप्रूवर बनता है, वो अप्रूवर अगर खुद सजावार होगा तो अप्रूवर क्यों बनेगा? बहुत बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब। खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे नाज़रीन प्रोग्राम के लिए फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।